इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल और उसके खास शो एक अफसर ऐसा भी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अफसर से जिसे सिर्फ काम की चिंता होती है। उसको ये पता नहीं होता है कि 12 बज रहे हैं, रात को 2 बज रहे हैं, आप उनके ऑफिस में कभी भी चले जाइए। कमाल है। और न जाने कितनी बार हमने इसको जो है महसूस किया है, देखा है। तो आज आइए मिलवाते हैं आपको अवनीश अवस्थी से। अवनीश जी, आपको आपका इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है और साथ में मालिनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सर, मुझे सबसे मेरा पहला सवाल है, मेरे मन में आता है कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग करने के बाद ये होता है कि भाई आप विदेश चले जाते, आपने फिर सिविल सर्विस में आने के लिए, लोक सेवा में आने के लिए कैसे सोचा, किसने प्रेरित किया, टर्निंग पॉइंट क्या था वो? देखिए, जब मैं स्कूल में ही था तभी ये सोच बनी थी कि सिविल सर्विसेज देना है। और लगभग 11th के आसपास जब हम लोग 11th में आए तो तब तक आईटी कानपुर से, आईआईटी से बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में आना शुरू हो गए थे। तो मुझे ये लगा कि इंजीनियरिंग करके ही हम फिर सिविल सर्विसेज देंगे। तो उसी कड़ी में आईआईटी दिया, आईआईटी में हो गया, मेडिसिन भी दिया तो उसमें भी हो गया, लेकिन आईआईटी इसलिए ज्वाइन कर लिया कि सिविल सर्विसेज में जाना है। आईआईटी कानपुर मिल गया, सबसे अपना पसंदीदा इंस्टीट्यूशन मिल गया। और फिर आईआईटी कानपुर ज्वाइन करते ही पहले ही साल से जो है ऐसे सब्जेक्ट्स लेने शुरू किए। इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हम लोग ने जब लिए तो उसमें तैयारी पहले साल से ही शुरू कर दी कि हम सिविल सर्विसेज देंगे। 3rd ईयर तक जोर शोर से आईआईटी की भी पढ़ाई होती थी और सिविल सर्विसेज। कौन से अटेम्प्ट में सर आपने इसको क्वालिफाई किया? हमारा जो पहला अटेम्प्ट था उसी में हम लोग जो है आगे, पहले अटेम्प्ट में आ गए। हाँ जी, इसमें आ गए। और अच्छा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश में जाने का मौका मिला। उस समय मेरे पिताजी माताजी तत्कालीन मध्य प्रदेश यानी अब छत्तीसगढ़ में थे जी। तो एक बार ये सोच बनी कि मध्य प्रदेश ज्वाइन कर लें, लेकिन ये लगा कि अपनी माटी उत्तर प्रदेश ही की है, उत्तर प्रदेश तो आपने माटी में रहना जी। मैम, आपको लगता नहीं है कि ये घर में 12 बजे 2 बजे आते, आप इनका खटिया बाहर ही क्यों नहीं निकाल देती? बोले बाहर ही रहो भैया, क्या जरूरत है आने की? नहीं, मुझे तो बहुत बहुत गर्व होता है इन पर। हाँ, और नहीं, गर्व तो होता है जी। ये परिवार वो कौन देखेगा? नहीं, ये एक भ्रम है लोगों में। हाँ, कि जो व्यक्ति कार्य में पूरी तरह से समर्पित है वो कहीं पर घर उपेक्षित करता हो। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के भी हृदय में ईमानदारी होती है अपने काम के प्रति, फिर वो हर रिश्ते के प्रति ईमानदार होता है। आप तो आपने इनको इससे एकदम माफी दे रखी है जी, पूरी तो आपको 2 बजे आओ, आप 3 बजे आओ, 4 बजे बिल्कुल। और आज से नहीं, आज तो आप देख रहे हैं। हाँ। हमारा जब विवाह तय हुआ तो हम लोग की बहुत लंबी कोर्टशिप थी और परिवारों ने तय किया था विवाह। तो हम लोग जब बात हुई तो इन्होंने बहुत पहले ही स्पष्ट इस बात को कर दिया था कि मेरा ध्येय जीवन में, शर्त रख दी थी, शर्त नहीं कहेंगे, हम लोग अपने अपने लक्ष्य जीवन के आपस में लक्ष्य बना दिया, साझा कर रहे थे। नहीं, आपस में देखिए हर व्यक्ति का जीवन में एक लक्ष्य होता है। हम लोग जब अपने लक्ष्य साझा कर रहे थे, इन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा जो आने का मंतव्य है वो समाज की और देश की सेवा है, और मैं चाहूंगा कि मेरी जीवन संगनी भी इसको अपना सपना मानकर ही आगे चले। अगुआ कौन था शादी का? शादी का अगुआ तो यही थे भाई, हम इनके पीछे पड़े हुए थे। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने अच्छी बात निकलवा ली, हम तो नहीं सुन पाए कभी है। सर कैसे, मतलब ये जरा सा देखिए, ऐसा था कि कानपुर में मेरा पुश्तैनी घर है, फादर मदर वहीं रहते थे। कानपुर में मेरे ही घर के बगल में इनकी मौसी, जो सगी मौसी थी, कमाल घर था। कमाल है। तो इस वजह से जो है दोनों का, और हमारे ग्रैंडफादर और इनकी मौसी के जो फादर इन लॉ थे। आपने मालिनी जी को कब देखा था, पहले मुझे ये बताइए। देखा कहानी तो देखिए, देखा तो बातचीत करने के बाद ही नहीं तो नहीं, आपको पता कैसे परिवारों को जानकारी हुई। इनकी माँ ने फिर जो है प्रस्ताव रखा। हाँ। हमारे मामा और मामी यहीं लखनऊ में रहते थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के पहले आपने कभी देखा ही नहीं था? हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। नहीं, लेकिन आपने जो मौसी जी वाला जिक्र किया है, देयर इज समथिंग, कुछ तो राज है इसमें। नहीं, इसमें कोई राज नहीं। मैं मिली थी, मैं अपनी सास से मिली हुई थी। अच्छा, मिली थी आप? मैं इनकी दादी से। तो आपने उनको उस समय नहीं देखा था? देखिए, नहीं, ये एक झलक भी नहीं। एक झलक देखिए, अभी कह दीजिए। नहीं, एक झलक भी नहीं। ऐसा था कि चूंकि इनकी मौसी बगल में थी तो गर्मी की छुट्टियों में सब ये मौसी के यहाँ जाती आती रहती थी। हम लोग कानपुर में रहते नहीं थे। अच्छा। तो ये हमारे घर में हमारी दादी वगैरह से जो है कभी
मौका मिला तो हमारी मदर अगर रही तो उनसे मिलती रहती थी। हम तो कभी अपने घर में कानपुर में रहे नहीं। हाँ। तो ऐसे में जो है जाती आती रहती है, यंग एज में जैसा होता है, बगल में बेर लगा था तो बेर तोड़ने चली जाती थी। तो इस तरह का था। क्या क्रिकेट की बॉल चली गई। हाँ, हमें क्या पता था हमारी ससुराल बनने वाली है वो। लेकिन इनकी माँ ने जो है मेन रोल प्ले किया। सर। माँ ने फिर प्रस्ताव हमारे परिवार में रखा, माताजी और पिताजी के सामने, और फिर एक बार जब मिले हम लोग पहली बार, तो 10 मिनट में शादी तय हो गई। कमाल है, कमाल है। तो देखिए, ये इन्होंने बड़ी राज की बात बताई कि ये आपके पीछे थे, है ना, और भाई कराया भले ही, मतलब माता जी ने, आपकी मदर ने प्रस्ताव रखा, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं था इस बात को लेके। क्यों सर, एग्री? जी बिल्कुल। और एक मजे की बात ये भी है कि 87 में जिस दिन हमने इनको देखा सर, तो मेरा बर्थडे का ही दिन था। कमाल है। तो ऐसे में जो है हम लोग मिले। हाँ। मेरा भाई विदेश में था उस समय। अच्छा। और छोटा भाई। हाँ। तो ये हुआ कि भाई जब आएगा तब शादी होगी। हाँ। भाई किन्हीं कारणों से आने में उसको वीजा की कठिनाइयां थी। हाँ। तो लगभग 1.5 साल हम लोग की शादी तय रही। ओहो। तो उसके बाद फिर इनकी माँ ने कहा कि अब शादी कर ही देना चाहिए। और तब फिर ये हुआ कि शादी अब जल्दी से जल्दी। ये उस समय इनकी ट्रेनिंग चल रही थी जी। और ये तय हो गया था कि ट्रेनिंग में ये 5 दिन के बाद ये फिर ये सैटरडे संडे लखनऊ चले आते थे। तो घर वाले परेशान हो गए कि अब जल्दी शादी करो। लेकिन एक उस दौर में हम दोनों को बहुत एक सुंदर अवसर मिला कि हम लोग एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे के लक्ष्य को, जो आपने मूल प्रश्न पूछा है। सही बात। और मैं आपको बताऊं, वो हम लोग पत्र लिखते थे एक दूसरे को, क्योंकि हम लोग के जीवन के लक्ष्य एक जैसे थे, लेकिन दोनों के विचार, दोनों की पसंद बहुत अलग अलग थी। मैं संगीत और साहित्य की, और ये टोटली इंजीनियर और फोकस ओरिएंटेड, काम में व्यस्त रहने वाले। तो हम इनको पत्र लिखते, ये पत्र हमको जवाब देते। तो हम लोग में तय हुआ कि एक दूसरे को हम लोग किताबें सजेस्ट करेंगे क्या पढ़ें। अच्छा। तो वो पत्र का जो दस्तावेज है वो तो मुझे लगता है कभी छपवाएंगे हम लोग पूरा, अभी भी बना हुआ रखा है। 1.5 साल की राज की बात बता दी मुझे। देखिए, हम जिस परिवार से आए थे उसमें पढ़ने लिखने के अलावा और कोई जो है इधर उधर का फोकस ही नहीं। आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी इंजीनियर थे और स्टील प्लांट्स में नौकरी करते थे। मेटलर्जी से उन्होंने BHU से उस जमाने में किया था। मेटलर्जी उसमें बहुत ही। और हमारे यहाँ 3 भाई हैं, बहनें नहीं हैं। तो तीनों भाई भी इंजीनियर्स निकले और सभी IIT से उन्होंने अच्छे से जो है पढ़ाई की। तो पढ़ने लिखने का बड़ा माहौल था, एक माहौल था पूरा। जी। तो उसमें अब उसके बाद ये गाने बजाने का जो माहौल है, संगीत और साहित्य, हाँ, साहित्य और संगीत, महिला। हाँ। सर मुझे ये बताइए कि उस समय जिसमें आप ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें तो बड़ा लाइन लगती होगी टेलीफोन पे बात करने के लिए। नहीं, क्योंकि शादी ट्रेनिंग के शुरुआत में ही शादी हमारी तय हो गई हाँ। थी, तो आसान हो गया था। तो कोई बात आती जरूर। अच्छा, लोग नहीं, मतलब लोग आपको मौका दे देते थे कि नहीं, अनीश जी को मौका दे, उनकी तो शादी तय हो चुकी है। और उस जमाने में फोन पे बात करने के लिए आपको वाकई जो आपने कहा लाइन लगानी पड़ती थी। मसूरी में अकेडमी में थे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो लाइन लगानी पड़ती थी और हम लोग भी प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि आसान नहीं कब फोन आएगा। वो 30-35 साल पहले अरे बहुत ही कठिन होता था। STD वैसी सुविधा नहीं थी। हाँ, सुविधा भी नहीं थी और कितना इंतजार रहता था, पत्र का इंतजार और रहता एक था। बात ये भी था, अब ये जो हम तो अब लोकगीत गाती हूँ मैं, तो उससे जो दृश्य समझ में आता है और दिखता है, लोग नहीं समझ सकेंगे। कई बार ये भी हुआ कि ये लैंडलाइन पे फोन करते थे, तो फोन यदि मेरे पिताजी ने उठा लिया तो बिना मेरे बारे में कुछ कहे वो फोन रख देते थे। ये उस समय एक संस्कार संकोच था, एक और संकोच संस्कार था, की exactly। ये नहीं कह सकते थे कि भाई तो आपको बुला दें। हाँ। कितनी बार होता था सर, ये तो आपके लिए बड़ा कठिन। एक तो मुश्किल से नंबर आता था। हमारे पिताजी हमारे जो फादर इन लॉ थे, वो जो है, अब चूंकि हम लोग अब वहाँ पर ट्रेनिंग में फोन करते थे, इनके यहाँ घर से फोन जाता था, तो अकस्मात हमारे फादर इन लॉ का टेलीफोन बिल 45,000 रुपए का आ गया। तो फादर इन लॉ गए जो है टेलीफोन डिपार्टमेंट में कि जहां हमारा 2 से 3 हजार का बिल आता था, 45,000 कहाँ से आ गया। ये कहीं ना कहीं इसमें एक शून्य की गलती हो गया भाई, एक जीरो की गलती हो गया। और पूरी रात हम लोग बात करते थे, पूरी रात। ये तो अल्टीमेट बात होता है भाई। आपने तो सर, आपने शादी करने में किताबें सारी पढ़वा डाली है आपको। नहीं, ये बात है, हम लोगों ने पूरे उस दौर में आगे जीवन में क्या करना है, क्या सोचना है, तो कौन कौन हमारे पसंदीदा व्यक्तित्व हैं। मुझे जैसे इतिहास में, राजनीति शास्त्र में और
हिंदी साहित्य की किताबों में बहुत रुचि थी, जी। तो मैं इनको किताबें बताती हूँ, और ये फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स और बायोग्राफीज, उस तरह के जो इनके एक वर्ल्ड व्यू था इनका अलग, तो ये वो मुझे सुझाव दिया करते। तो हम लोगों का बहुत सुंदर, मैं कहूंगी, आदान प्रदान वो 2 साल का रहा, जिसने हम लोगों को आगे के इस लिए बहुत ही सामंजस्य के एक लिए विजन दिया, एक बहुत तरीके से। आसानी कर दी। जी। सर, अभी कोरोना का काल चल रहा था, मैं देख रहा था कि लगातार 24 घंटे आप जो है जुटे हुए थे काम में कि ये हो जाए, वो हो जाए, दुनिया भर की चीजें हो जाएं। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जब आप तुरंत ऑफिस से या 2 बजे 3 बजे आए हों, 12 बजे आए हों, कोई ऐसी घटना जो किसी की मदद हुई देखिए, हो कोरोना और मन को काल- बड़ा संतोष मिला हो? कोरोना काल में जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी। जब हम लोगों को कहा कि कोटा के बच्चों को हाँ आप वापस लेकर आओ, और वो बड़ा मुश्किल समय था, जी लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बच्चे हमारे लिए प्रायोरिटी होंगे, हमारे प्रदेश के बच्चों को हम सेफ पैसेज देकर घर तक पहुंचाएंगे, और घर तक पहुंचाने में पूरा मेडिकल प्रोटोकॉल भी फॉलो करते हुए एक एक बच्चे बहुत बड़ा की चैलेंज व्यवस्था था वो, करेंगे। मैं समझता हूँ। वो जो काम मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया, वो हम लोग के लिए मील का पत्थर की तरह था एक हाँ, तरीके मील का पत्थर था, और उससे पूरे देश में एक मैसेज चला गया कि हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन जो है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए तैयार है जो आवश्यक है। और आज ऐसी परिस्थिति थी, महामारी का बैकग्राउंड था, उसमें जो है हम लोग इस सफलता को हासिल किए। मुख्यमंत्री जी का ये मैं कह सकता हूँ कि उनका मार्गदर्शन, और एक एक बहुत सारे यहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव लिए गए। चीज मैं जी, कह सकता हूँ जी। माइक्रो मैनेजमेंट में एक एक चीज का सुझाव उन्होंने दिया, और हम लोग उस और काम को लगातार कर पाए। नजर रखना, जी। सबसे जो बड़ी और बात है, देखिए, नजर रखना। बात इस बात की है कि बाकी बहुत सारे वर्गों को, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह पर जो है व्यवस्था प्रदेश सरकार से की गई, लेकिन छात्र के लिए जो हमारे प्रदेश का है और दूसरे प्रदेश में जाकर पढ़ रहा है, और वो बिल्कुल ही जो है आने के लिए आतुर है, उनके परिवार फोन कर रहे हैं रोज, ऐसी स्थिति में उनको लाना एक बहुत ही कठिन जिम्मेदारी था, थी। बहुत ही कठिन था। मुख्यमंत्री जी ने ये जो कदम उठाया, इसमें जो भी हम लोगों ने लगकर इस काम को किया, इसमें बहुत खुशी मिली, बहुत। और इसकी हर तरफ तारीफ भी हुई। तारीफ हो जी। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने लिए, जिसको दूसरे स्टेट ने फॉलो किया। बहुत सारे ऐसे थे, सो मेनी, और मैं समझता हूँ कि ये जग जाहिर है, इसमें कोई लाग और लपेट नहीं है। जी। मान लीजिए, मैं ये देख रहा था कि आपने संगीत जो है वो मिर्जापुर से सीखना शुरू किया, मुझे लगता है। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वैसे आप पैदा तो कन्नौज में हुई, जी। मिर्जापुर में आप कब से कब रही? और कन्नौज में जब मेरा जन्म हुआ, उसमें पिताजी कानपुर में पोस्टेड थे। हमारे पिताजी प्रादेशिक सेवाओं में थे, डॉक्टर, जी। पीएमएस के सर्विसेज में। और कानपुर से जब मैं करीब 8 महीने, साल भर की हुई, तो माँ विंध्यवासिनी कृपा हुई, मिर्जापुर हम पहुंचे। और 8 वर्ष जीवन के, जो मेरे प्रारंभिक, जो मेरी पहली स्मृति है, पहली चेतना है, जो पहली कुछ भी संसार का मैं जान पाई, वो मिर्जापुर का है। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज भी मुझे लगता है मेरे व्यक्तित्व में बहुत कुछ, और हर व्यक्ति के जीवन में पहले 7 साल जहाँ बीतते हैं वो रह जाता है। मिर्जापुर, पिताजी वहाँ पोस्टेड हुए, और बिल्कुल गंगा किनारे अस्पताल के ही कैंपस में घर था, उसके बगल में गंगा बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए कि पूरा बचपन जो है, मैं तो आप हंसेंगे, मरीजों के ही बीच में किसी भी वार्ड में घुस जाना। अच्छा, उस जमाने में अंकुश वगैरह नहीं था, अंकुश नहीं था, और माता पिता भी बड़े स्वच्छंद समावेशी थे, छोड़ छोड़ देते थे बच्चों को। तो हमारे यहाँ पिता डॉक्टर थे, लेकिन कभी ये सब नहीं था। मुझे याद है, सामने टीबी क्लिनिक थी, तो टीबी क्लिनिक में मुझे याद है, वो कोई भी मरीज, क्योंकि डॉक्टर साहब की बेटी, तो बहुत ही एक प्यार उनका छलकता था मरीजों का, उनके साथ उनका ही खाना खा के आ गए। और घर में दादी ने बाद में डांटा कि अरे देखो, टीबी क्लिनिक जाकर खाना खा के आ रही, इसको कोई पकड़ो, इसको कोई रोको। लेकिन पिताजी ने कभी भी कोई हम लोगों को, तो वो एक मुझे लगता है मेरे व्यक्तित्व में भी आ गया, पूरा मौका दिया उन्होंने। और संगीत की शिक्षा वहीं पर श्रीवास्तव जी थे, जो पीडब्ल्यूडी इरिगेशन विभाग में दरअसल एक क्लरिकल उसमें थे, लेकिन वो प्रयाग संगीत समिति के बच्चों को सिखाते थे, करते थे। हमारी बहन को सिखाने आते थे। मैं तो शौकिया सीखने लगी, लेकिन उन गुरुजी ने ये देखा कि मुझ में कोई झिझक नहीं थी, और मुझे उठाया नहीं जाता था तब भी, क्योंकि उनका दफ्तर होता था, तो सुबह सुबह 5-6 बजे मैं अपने आप सीखने पहुंच जाती थी। बस वहीं से फिर स्कूल में, विल्सन स्कूल, तो वहां से लेकर के पक्का घाट में दादी के संग गंगा, जब आप गंगा नहाने के लिए जाती थी तो दादी कुछ गुनगुनाती भी थी? जी जी हाँ, तो कुछ गुनगुना दीजिए, फिर हम सर से दूसरा सवाल लें।
बिल्कुल, बहुत सारे गाने वो तो, खास तौर पर गंगा में जाते हुए तो वो केवट गीत बहुत गाती थी सारे। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बैठाऊं अपनी नाव में। क्या बात। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरी पाँव, मोहे डर लागे राम कैसे बिठाऊं अपनी नाव क्या में। बात। बहुत ही बढ़िया। तो ये कह ले कि वो एक परिवार का संस्कार और संगीत का संस्कार, तहजीब का, वो सब कुछ एक साथ मिर्जापुर में ऐसा। और आज भी कुछ भी जीवन में मेरे अच्छा बुरा कुछ भी घटित होता है तो माँ के ही सामने, माँ विंध्यवासिनी को जब तक माथा ना नवाऊं, आज भी मेरा ऐसे लगता है उनसे संवाद होता रहता है। तो कमाल। बहुत आत्मा वहीं बसती है मिर्जापुर में। सर, मैं ये देख रहा था कि आप अयोध्या रहे, आप गोरखपुर रहे, आप बनारस रहे। ये तीनों, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि तीनों का धर्म के साथ बड़ा गहरा नाता है। हाँ, गोरखपुर में आप कितने दिन थे? हम करीब 1.25 1.25 डेढ़ साल थे। जी, देखिए ऐसा है कि प्रशासनिक सेवा में कई जगह तैनात रहने का मौका मिलता है। मैं बदायूं में भी रहा हूँ। हाँ, मैं बदायूं भी रहे। हाँ, आजमगढ़ में भी रहा हूँ। जी जी जी। और ललितपुर में भी रहा जी, हूँ। ललितपुर भी रहे। और मेरठ जैसे जिले में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। तो मेरी तो सोच ये है कि जो भी अधिकारी जाए, और प्रशासनिक सेवा के विशेष रूप से जो अधिकारी हैं, अगर वो अपने को उस माहौल से, उस जगह से ढाल कर उसके जगह की पॉजिटिविटी लेकर आगे, उनके लोगों की पॉजिटिविटी को लेकर आगे अगर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं आगे बढ़ रहे हैं तो वो सफल नहीं। और ये काम प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपने में ढालना पड़ता है। मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग काम करते हैं। मैं यही, मेरे मन में एक सवाल था कि मुख्यमंत्री जी उनकी ये बहुत क्लियर सोच है। अब हम पुलिस के ऑफिसर्स का भी देखते हैं, उनकी बहुत क्लियर सोच है कि हर अधिकारी को लंबे समय तक मौका देना चाहिए कि वो अपने जनपद में जाकर एक अफसर के रूप में ही नहीं, केवल एक विकास के साथी के रूप में सहयोग कर सके और उस जनपद को समझकर, उसकी नब्ज पकड़कर उनके लोगों का और उनके जमीनी जो हकीकत है सबसे कमज़ोर व्यक्तियों का भी काम कर सके। तो वर्तमान में हम लोग सबको ये देखना होगा प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से कि जहाँ भी जिस जनपद में जाएं, जिस पद पर जाएं, किसी भी पद पर हो, चाहे वो शासन का कोई पद हो, कहीं दूर किसी छोटी संस्था का पद हो, तो उसमें अपनी पूरी मेहनत करें। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। भारत सरकार में मुझे मौका मिला जी, आप सोशल वेलफेयर डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन जब हम लोग ने उसमें मेहनत करना शुरू किया तो मुझे ये लगा, मैं इतनी लंबी प्रशासनिक सेवा हो गई कि उस विभाग में इतना काम करने को था और वो काम किया। तो बेसिक पॉइंट ये है कि अब के नई जो हमारे जमाने के अधिकारी आ रहे हैं, उनको ये ऐसी ट्रेनिंग हम लोग दे सके, ऐसा माहौल दे सके कि जिस भी जनपद में जाएं, जिस भी पद पर जाएं, पद से उनको गरिमा ना मिले, उनसे पद को गरिमा मिले। ये मुझे ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी को आपने वहाँ पे बड़े नज़दीक से देखा है और अभी भी बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ऐसे ही उस समय भी 24 घंटे लगे रहते थे? बिल्कुल। अरे उनकी एनर्जी इससे भी कहीं ज़्यादा थी। और एक सांसद के नाते और मैं कह सकता हूँ कि मार्गदर्शक के नाते गोरखपुर में जो 1.5 साल हमारा बीता, एक वक्त भी ऐसा नहीं था जहाँ हम लोग खाली बैठे थे। कोई न कोई पॉजिटिव काम, कहीं पुल बनना है, कहीं गांव में सड़क बननी है, कहीं कोई चीज़ को आगे बढ़ाना है, कहीं बस स्टॉप शेल्टर बनना है, शहर में बहुत सारे काम होने हैं, अस्पताल बनाने की योजना आगे ले जानी। मुख्यमंत्री जी लीड फॉर द फ्रंट करते थे और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इस बीच में जब पड़ती थी, अब थोड़ी पड़ जाती है। इस बीच में जब हम डिसेबिलिटी में थे तो उनके क्षेत्र में जाकर उन्होंने कहा भाई हमारे क्षेत्र में हर दिव्यांग को जो है कोई ना कोई सहायता दी जाए। हम लोग ने जाके उसमें काम किया। उनके साथ काम तो उनके लिए प्रारंभिक चीज है और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके साथ काम करने में हम लोग को बड़ा अच्छा इस बात से लगता है कि बिना किसी इफ एंड बट के लक्ष्य तय है और काम ये होना है। तो इतनी डांट उस समय भी डांटते थे? नहीं, बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत पॉजिटिव वे में काम करते थे।
एंड आई थिंक आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना काम उस समय भी करते थे। अब हम लोगों को एक मौका मिला था काम करने का। 3 बजे उठ जाता है और 3 बजे उठने के साथ ही काम शुरू कर देता, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी लोगों की क्या स्थिति होगी। नहीं, वो उनका स्टाइल है, कमिटेड है। और हम लोग उसमें जितना कर सकते हैं हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करें। नहीं, निश्चित रूप से। मैं ये कह रहा था कि जब आपने अप्पा जी को, मतलब जैसे श्रीवास्तव जी से निकल के माता जी चाहती थी कि भाई अप्पा जी के से आप सीखें, और आपको बाद में बनारस भी जाने का मौका मिला और उनका सानिध्य मिला आपको अप्पा जी का, तो ये जो समय था, ये जो कार्यकाल था, बीच में जो गैप था, क्योंकि आप फिर भारत खंडे आ गई, फिर अलग अलग जिलों में सर रहे। मैं देख रहा था कि आजमगढ़ में आप जब एक बार परफॉर्म करके निकली तो जो रिएक्शन था उससे आप बड़ी दुखी हुई। तो मुझे पहले तो अपने अप्पा जी, अपनी आपके जो गुरु रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। और गंडा बंधन भी आपने किया, आपकी माता जी की तबीयत जबकि बहुत खराब थी, तो वो जो यादें हैं वो आपको आज भी मुझे लगता है प्रेरणा। प्रश्न पूछा है, इसमें कई प्रश्न हैं और बहुत लंबी कालखंड की यात्रा है। पहली बात, एग्जैक्टली अप्पा जी तक पहुंचने में समय लग गया, और उसका कारण ये था कि इस मामले में देखिए, मैं अभी जहां तक पहुंची हूं उसके पीछे सिर्फ एक ध्येय और एक मन का वो था कि जो करना है, जिस समय जो सामने है वही सत्य है, उसको भरपूर जिए। गोरखपुर के बाद पिताजी की झांसी पोस्टिंग हुई, मिर्जापुर गोरखपुर पोस्टिंग हुई, और गोरखपुर 8 वर्ष हम रहे। गोरखपुर में अपने गुरुओं से सीखा, शुजात साहब से सीखा, राहत साहब से सीखा, लखनऊ आए तो भात खंडे से सीखा, विवाह हो गया तो जिले जिले जहां पर प्रतिदेव हमारे रहे, तो मुझको इसकी कल्पना नहीं थी कि मैं अब कभी दोबारा मंच करूंगी, क्योंकि वो मुझको एक सीमाएं दिखती थी कि अब प्राथमिकता ये है, बच्चे हो गए हैं, उनका परिवार, ये बहुत व्यस्त रहते थे, तो मुझे अब घर में समय देना होगा। मुझे ये लगता था शायद मैं कभी किताब लिखूं, क्योंकि मुझे पढ़ने में, अध्ययन की बहुत रुचि थी। एक स्कॉलर की दृष्टि से लोगों को देखने का जो मुझे सुंदर सौभाग्य मिला, इनकी जो जिले की ग्रामीण जो अंचल की पोस्टिंग की, उसने मुझे बहुत समृद्ध किया। और 1998 के नवरात्रि में अप्पा जी के पास जब मैं पहुंची हूँ, उसके पहले मैं उनसे मिल चुकी थी, उन्होंने मुझे सिखाने को कह चुकी थी लंबा समय, लेकिन मैंने अपनी गति नहीं रोकी थी। मैं प्रोग्राम करती थी, सारेगामा के फिनाले में लंदन में गई थी, अंताक्षरी, राष्ट्र भर में कार्यक्रम देने लगी थी। अप्पा जी के बाद पहुंचने के बाद पुनः एक बार जो शिष्य भाव से समर्पित करके फिर से ज्ञान अर्जन की जो एक इच्छा होती, वो फिर से जागी, और मैंने सर्वस्व अप्पा जी को दे दिया कि मैं फिर से आपसे सीखूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु शिष्य परंपरा जो इस समय डाइंग ट्रेडिशन है, उसको हमने जिया, उसका पूरा आशीर्वाद पाया, पुनर्जन्म मेरा हुआ। और अप्पा जी से सबसे बड़ी जो सीख मैंने सीखी और जानी, आप जितने सहज हैं उतना आपका संगीत सहज होगा। वो जैसी थी उनके मंच पे आप उनसे बात करें और कार्यक्रम पे देखें, वो 2 व्यक्तित्व नहीं थे, एक ही थे। तो मुझको एक सबसे ज्यादा अपने को भी समझने में आसानी हुई कि मैं जैसी थी, मैं परंपरावादी थी, मुझे उत्सव धर्मी हूँ स्वभाव से, तो मुझको उनको देख के लगा कि संगीत भी उत्सव जैसा तभी लगता है जब व्यक्ति वैसा होता है। तो मैंने उनसे संगीत के संग संग जीवन दर्शन भी जाना और सीखा। और जो आपने आजमगढ़ की एक बात कही, दुख नहीं, वो तो मेरे लिए जीवन को नहीं, मतलब आप को थोड़ा चिंतित, मुझे कहने दे, आपने तो बताया, जीवन को नई दृष्टि दी उसने मुझे कि जब आप एक कलाकार के रूप में मंच पे हैं तो आपको लोग एक व्यक्तित्व के रूप में जज करेंगे, और वो समय सब कुछ भूलने का है, अपनी पृष्ठभूमि, आप किसकी बेटी हैं, आप किसकी पत्नी हैं, किसकी माँ और किसकी शिष्या हैं। ये भी आपको मैं बताऊं, पंडित किशन महाराज जी ने अपने जन्मदिन पे मुझको गाने के लिए बुलाया। ये बात है, ये मेरठ में थे, हम मेरठ से गए बनारस, तब तक अप्पा जी से सीखना शुरू हो गया था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपने जन्मदिन बुलाया। जब मैं गाने बैठी तो सामने पंडित साजन मिश्रा जी, हमारी गुरु जी, छन्नूलाल जी, सब लोग बैठे थे, और स्वयं किशन महाराज जी। अब मैंने सोचा कि ऐसे गुणीजनों के सामने एक तो गाने को बुलाया, तो मैंने आंख बंद की और गाना शुरू कर दिया। जब समाप्त हुआ, कैसा गाया हो तो अलग बात है, महाराज जी खड़े हुए और बोले, मुझे सबसे अच्छी बात इसकी लगती कि ये शेर की तरह गाती है, सामने गुरु बैठे हैं। और उन्होंने उस दिन कहा कि हमेशा मंच का एक उसूल है कि जब आप मंच पे बैठो तो तुम राजा बाकी प्रजा, भूल जाओ कि कौन है। तो आजमगढ़ का वो अनुभव, उसने मुझे एक नई दृष्टि दी। क्या गाया था आजमगढ़ में आपने मैम?
सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, तो वो फिर मुझे नहीं पता था कि वो गाना जीवन से ऐसा जुड़ जाएगा, मेरी पहचान बन जाएगा और गाना इतना कामयाबी। नहीं, वाकई बड़ी बुलंदी से जब आवाज निकलती है तो फिर वो जो दर्शक है वो झूम जाता है एकदम। और आप आपको कितने पता उत्सव है धर्मी बात, आज भी मैं कार्यक्रम देने आजमगढ़ जाती हूँ, हाँ। तो वहीं कचहरी ग्राउंड में गाती हूँ, तो आज भी लोग वहाँ पे आजमगढ़ में जी। मुझे कलेक्टर साहब के मैडम ही बोलते हैं, वहाँ मालिनी जी का परिचय नहीं चलता। सर आप कितने उत्सव धर्मी? अब बहुत है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन आपको तो मैं और इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें आपको तो निर्गुण बहुत पसंद है। नहीं नहीं, निर्गुण तो पसंद है ही है। उत्सव धर्मी मैं इसलिए हूँ कि हम लोग को ये सोच है कि जो भी काम करें वो उत्सव के रूप में करें। ऑब्वियसली। और अगर आप कोई भी काम उत्सव के रूप में करेंगे तो खुशी अपने आप आएगी और खुशी आप दे सकेंगे। सही बात। समस्या ये है सर, समस्या ये है कि अगर हम खुश खुद नहीं होंगे तो हम दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर आपको लगता नहीं काम का इतना दबाव रहता है, 24 देखिए- घंटे काम देखिए प्रदेश रहता है? हमारा बड़ा है और प्रदेश में जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे चीजें होती हैं। आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि गांव में भी बैठा आदमी आपसे कनेक्टेड है और उसकी एक्सपेक्टेशन भी है कि हमारा काम तुरंत होगा। सर मुझे ये बताइए कि एज ए होम एसीएस होम बनने के बाद आम आदमी के लिए, जैसे मुख्यमंत्री जी का ये विजन होता है कि कैसे आम आदमी को तुरंत रिलीफ पहुंचे, तो आपके लीडरशिप में ऐसे कौन कौन से नए काम किए गए हैं जिससे कि आम आदमी तुरंत खटाक से कनेक्ट हो? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा जो है जी। मार्गदर्शन, वो जी। गृह मंत्री भी है। हाँ। और हम लोगों को मैं कह सकता हूं कि पूरे कोरोना काल में एक एक दिन उन्होंने बैठक ली। किया। अकेले गृह विभाग किसी दिन के नहीं छोड़े। हर विभाग सही के बात। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, सही पूरी बात टीम है। 11 के साथ उन्होंने एक एक दिन एक एक चीज पर ध्यान दिया है। आज की तारीख में जब माइग्रेशन हो रहा था, लोग लौट रहे थे घरों पर, ही टुक द लीड। जहाँ गाजियाबाद, हाँ, नोएडा में हमने एक गाजियाबाद साथ देखा लाखों सर। आदमी हाँ, आए, लाखों, जी, जी। ही टुक द लीड। तो देखिए आम आदमी से जोड़ने का काम तो सर इतना मजबूती से करते, कोई विभाग नहीं है, कोई ऐसी कोई विभाग संस्था नहीं है जिसको उन्होंने समझा ना हो। हम लोग जो है आंकड़े हम लोग याद करके पुटअप करते हैं, लेकिन उनको आंकड़े 2 महीने जबान पे पहले याद भी जानकारी होती है और आंकड़ों पर जो है अगर हम भूल जाएं तो उनको याद रहता है। अधिकारियों के बारे में उनको जानकारी रहती है। तो बेसिक उद्देश्य ये है आज की तारीख में कि एक कनेक्टेड वर्ल्ड में जहाँ एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं, बहुत, वहाँ जो भी हम करें वो कम है और इसलिए 24 घंटे जो है कम हो जाता है। लेकिन लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नया ऐसा कुछ ऐसा जिससे कि तुरंत कनेक्ट हो जाए, जैसे अभी बहुत सारी डेस्क आप लोगों ने शुरू किए, महिलाओं के लिए देखिए, बहुत सारी चीजें, हम मोटी लोगों मोटी ने- खाली बातें बता दीजिए। हम लोग गृह भाग में मुख्यमंत्री जी ने कहा गृह भाग के माध्यम से आप महिला सशक्तिकरण अभियान चलाए, खूब चला। और हम एक बहुत छोटी सी बात बता दें, न जाने कितने मुकदमे पेंडिंग थे जहां पर हाँ, मुकदमे पेंडिंग, दंड नहीं हुआ था। एक झटके में 7 दिन के अंदर जो अभियान मुख्यमंत्री जी ने तय किया, न जाने कितने जो है एक्यूज्ड को दंड एक साथ मिल गया। मैसेज चला गया कि सख्ती और होगी और होती ही रहेगी। दूसरा, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुलिस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सालों से कभी देखा नहीं गया, उसको 10 टाइम्स बढ़ा दिया। थाने बढ़ गए, चौकी बढ़ गई, हर थाने में बैरक्स बन गए, पुलिस लाइन में बैरक्स बन गए। जो पुलिस नए जिले बने थे उनकी पुलिस लाइन कभी बनी नहीं, शामली जैसे जिले की, अब वो सब बन रही है। हापुड़ जिले की बन रही है, अमेठी जिले की बन रही है, चंदौली जिले की बन रही है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब खराब स्थिति में थे वो सारे बनेंगे, सब नए सिरे से जो है उनकी रूपरेखा तैयार। ट्रेनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसको दुगना किया गया। तो हर चीज में, हर दिशा में जो है काम किया। एक नया पुलिस का इंस्टीट्यूशन फॉरेंसिक का जो है, जो सबसे क्रिटिकल होता है, वो शुरू किया गया। साइबर एक नया आयाम है जिसमें बहुत सारे लोग जो है पीड़ित रहते हैं। 18 जो है मंडलों में अब 16 नए साइबर थाने खोल दिए गए। तो जो मॉडर्नाइजेशन पुलिस का है, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है, हम केंद्र से हमको अभी शाबाशी मिली है कि लखनऊ के सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा ले गए हैं, जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो ये सब चीजें जो आगे बढ़ रही हैं, ये पुलिस का मॉडर्नाइजेशन, नए रिक्रूटमेंट के लिए जो है नए लोग बहुत ही पारदर्शी मैकेनिज्म से चयनित किए गए। और साथ ही साथ पुलिस का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएससी में बहुत सारे प्रमोशंस नहीं हुए थे, एक दिन में मुख्यमंत्री जी ने कहा 3 दिन के अंदर एक लेकर आओ, और 3 दिन के अंदर जो है ये कार्रवाई हो गई।
तो ये चीजें जो रुकी हुई थी सब अब हो रही हैं। और पुलिस 3 विभाग ऐसे हैं जो 24 घंटे चलते हैं। एक पुलिस का विभाग है, एक बिजली का विभाग है और एक सूचना का विभाग है। तीनों 24 घंटे के जो है वो 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये पुलिस जो है बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इसको जो है मजबूत करने में सरकार लेकिन सर निर्देश है। एक बेसिक विभाग और है राजस्व। वो अपनी जगह तो मजबूती से काम करता ही है, लेकिन राजस्व विभाग के साथ पुलिस विभाग, बिजली और हमारा जो पूरा ये तंत्र है, ये अगर मजबूती से काम करे तो प्रदेश में बहुत सारे काम। अभी जो माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चला रखा है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अभियान है और हर दिन हम लोग देखते हैं कि किसी न किसी बड़े माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसके पीछे क्या? देखिए, मुख्यमंत्री जी की सोच है कि आदमी जितना बड़ा और जितना बड़ा माफिया हो उस पर उतनी सख्त कार्रवाई हो। और आपने देखा होगा पिछले करीब साल भर में लगभग हर बड़े माफिया को जहां भी उसका इलीगल स्ट्रक्चर था, जहां भी उसकी इलीगल संपत्ति थी, जहां भी उसने गलत काम कर रखे थे, हम लोग पीछे पड़कर हम लोग ने कार्रवाई की। मैं आंकड़ा दे सकता हूं कि पिछले सप्ताह तक 733 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। बाकी तो और भी 733 करोड़ की पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपदों में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक धारा है जी। तो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत करी गई। ये सब धाराएं आज की नहीं, बहुत सालों से जी। किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये और आज की तारीख में एक आदमी ऐसा नहीं है कि यहाँ कार्रवाई अगर हो रही है तो हम लोगों ने उनको प्रोत्साहित न किया। हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो और निष्कर्ष तक पहुंचे और जहां भी संभव हो पैरवी भी मजबूती से करें, जिससे कि कहीं भी किसी को मतलब किसी कोई रियायत किसी रूप में न मिलने पाए। सर, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, मुख्यमंत्री जी का बहुत साफ क्लियर कट वो है कि अगर बिल्डअप करना है तो जब तक बड़े क्रिमिनल्स को, माफियाओं के खिलाफ नहीं कार्रवाई करोगे तो जमीनी स्तर पर जो है जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, अगर उसको खत्म करना है तो उन माफियाओं के खिलाफ बहुत सारा ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया है। अब तो ऑर्गेनाइज क्राइम लगभग शून्य की उसमें है, लेकिन लगे रहना है, समाज है तो इसमें मजबूती से काम करते हैं। सर, कुछ घटनाएं जो है वो चिंतित करती हैं, चाहे हाथरस हो चाहे विक्रू हो। देखिए, कोई भी घटना अगर होती है तो उससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि सुधार होना चाहिए। तो जो भी घटनाएं होती हैं उन पर सुधार हुआ है और कोशिश की गई कि आगे इस तरह की घटना ना हो। मान लीजिए, मुझे ये बताइए, मिर्जापुर आपके मन में रचा बसा है, कजरी वहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि कजरी तो बहुत कुछ, मतलब मैं देख रहा था तो उसमें आपने कहा था कि जो आप अपने आसपास देखते हैं वही आपके गाने में, फोक में नजर आता है। तो एक कजरी भी तो सुना दीजिए। पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाय के साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया द और छोटी ननदी से पिसादा, हम लगा लईबे काटा और कील से, जाय के साइकिल पे ना, पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से, जाय के साइकिल पे ना। बहुत शानदार, बहुत एक बात मैं आपको बताऊं, जी। आप जो प्रश्न इनसे पूछ रहे थे, हम सब के, मेरी अपनी उत्सव धर्मिता की आत्मा भी यही है। ये चूंकि काम करते हो वही प्रोफाइल दिखता है, तो दूसरा पक्ष आम जन तक नहीं पहुंचता। जैसे मैं कलाकार हूं तो मुझे सिर्फ गायिका का पक्ष दिखता है, मैं बतौर गृहिणी कैसी हूं, मेरा क्या विचार है, वो नहीं लोगों को पता होता है। आपको मैं बताऊं, ये जिस तरह से 24 घंटे काम कर लेते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगी, चूंकि हम दोनों साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, कि हमारे बच्चों का, जब जैसे बिजली विभाग का नाम लिया इन्होंने, जहाँ 24 घंटे काम रुकता नहीं कभी, और बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स थे या परीक्षाएं रही हैं, बोर्ड की नहीं भी रही हैं, और ये लखनऊ में रहे, मैं नोएडा में जी। ये काम करके रातों रात चल करके सिर्फ 6-6 घंटे के लिए आए हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए बेटे को, परीक्षा से पहले। और ऐसा भी टाइम हुआ है जब ये सेल्स टैक्स कमिश्नर थे शायद ट्रेड टैक्स में, हमारी बेटी का 10th था और वो बहुत घबरा रही थी, विचलित हो रही थी, क्योंकि वो, आपको आश्चर्य होगा कि अवनीश 10th 12th तक बच्चों को खुद पढ़ाते रहे, और बचपन से लेकर इनका इनफैक्ट जो कह लीजिए टाइम पास टाइम या रिक्रिएशन या स्ट्रेस डाउन करना, वो बच्चों के साथ बिताने में है। बच्चों को आज भी मुझसे ये कह रहे थे समय नहीं मिलता, तो जो नहीं कर पा रहे उसका अफसोस ये कि बच्चों से बात नहीं हो पा रही। तो
उस समय इन्होंने 10 दिन की छुट्टी ली थी उसके 10th के पहले कि हम उसको पढ़ा सके। तो एक पत्नी के रूप में और बच्चों का भी एक पिता के रूप में जो एक आदर भाव, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जब लोग काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं, लेकिन इन्होंने उतना ही समय बहुत नजदीक से देख रहे हैं जी बच्चों को, हम लोगों को घर में हर तीज त्योहार आप समझ ले, हर जन्मदिन चाहे वो कोई तीज त्योहार हो, 2 क्षण में इनका जलसा हो जाता है। इंटरव्यू में देख लीजिए, मैं वही तो देख रहा हूँ। मैं क्या होता हूँ। आप भी कुछ गाते आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सुनते हैं, सुन लेते हैं। सुनने वाले अच्छे कान हैं। किसी दिन सुनाया हो इन्होंने, बता दीजिए। जब बहुत मूड में आते हैं और जब पूरा परिवार सामने होता है तब ये गाते हैं और मजे लेने के लिए गाते हैं। उस तरह के गाते हैं जिसमें कि मतलब उत्सव के रूप में गाते हैं। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग जल्दी ही उत्सव मनाएंगे अवश्य, और आपके अंदर जो जज्बा है, जो जज्बात है, वो ऐसे ही बना रहे। और मैं समझता हूँ कि वो लोगों को जीवंत करता है। मान लीजिए आपकी ताकत है, परिवार आपका ताकत है, ये प्रदेश आपके लिए खड़ा रहता है, आपकी ताकत है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि ओनिस अवस्थी जी भी आगे बढ़ेंगे, मालिनी जी भी आगे बढ़ेंगे, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। तो एक अफसर ऐसा भी में आपने देखा, एक ऐसे अफसर को जो जुनूनी है और जुनून के साथ काम करता है। उसके पीछे बहुत सारी ताकतें भी होती हैं और मैं समझता हूँ यही ताकत उसकी असली पूंजी है। अगले सप्ताह हम फिर आपको इस कार्यक्रम में किसी नए अफसर से मिलवाएंगे। तब तक आप देखते रहिए। लाखों किसानों का भरोसा, 80